हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ऑन इजीली। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो 11th 12th का बोर्ड और नीट का जो कोर्स है दैट इज स्पेशली फॉर यू मतलब जो बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में मूव कर रहे हैं और जिन्होंने अपने सब्जेक्ट जब चॉइस किया था तो उसमें एक सब्जेक्ट लिया उन्होंने बायोलॉजी। बहुत बड़े एम के साथ उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया। वो एम क्या है मीन्स अब वो क्या है, नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है नीट के एग्ज़ाम के लिए 50% पार्ट जो है दैट इज़ बायो, ठीक है। जब आप 10th से 11th में आते हैं और 11th के बाद जो 12th कर लेंगे तब आप नीट देंगे तो आपको नीट के पेपर देने का मतलब क्या है कि आपका एक सपना है। वो सपना क्या है, दैट यू वांट टू बी अ डॉक्टर। वो सपना आपके पेरेंट्स का भी है, ठीक है। और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए ईजिली हमेशा आपके साथ है। नॉट ओनली ये वाला सपना, जो भी आपके सपने हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आपके उन सब सपनों को पूरा करने के लिए हम आपका पूरा साथ देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब आप 10th से 11th में आ रहे हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स को भी, स्कूल के एग्जाम्स और साथ ही साथ 12th बोर्ड के एग्जाम्स को क्लियर करने का, ठीक है। और बहुत सारे उत्साह के साथ हम सब नई क्लास में एंटर हुए हैं, तो हम भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि आप हैं। और इसी एक्साइटमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और ये देखेंगे हम कि कितना आसान बन जाएगा इजीली के साथ आपका हर एक टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं व्हाट फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी का मतलब ही क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सिंपल सी भाषा में द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट इज नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर है क्या, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स के, कैसे हम उनको नेम करते हैं, कैसे हम इतने सारे डाइवर्सिटी जो है इस अर्थ के ऊपर, कैसे हम सब उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, कैसे हम उनको मतलब बायोलॉजी की स्टडी को हम कैसे इजी बनाते हैं, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि जो भी हम नोट्स बना रहे हैं वो आप साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाएं और इसके बाद आपको हर एक चैप्टर इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके सामने अर्नस्ट मेयर जिन्होंने, अगर आज मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अभी आप 10th से 11th में आए हैं तो नो डाउट स्पीशीज का मीनिंग तो आप सब समझते हैं। तो स्पीशीज की जो आज भी एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो देने वाले कौन थे, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो इनका जो योगदान है हम बायोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर के जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट, वैसे तो हर चैप्टर के पास सामने पहले किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले इन साइंटिस्ट का आपके सामने जिक्र आता है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो अर्नस्ट मेयर क्या थे, कहाँ बोर्न हुए थे, जर्मनी में 1904 में। और ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिनको 3 क्राउन दिए गए बायोलॉजी के, दैट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, राइट। जैसे कि बाल्जन प्राइज 1983 में मिला उनको, क्रॉफोर्ड प्राइज उनको 1999 में मिला और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी उनको मिला 1994 में, राइट। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं हमारी डिस्कशन कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। देखो आपके आसपास सराउंडिंग्स में इतने
इतनी सारी वैरायटी है लिविंग बींग्स की कि आप मतलब एक हैरानी सी होती है कि कैसे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर रहते हैं। मतलब एक तरह से एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा है सीन ये कि देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज सीन इन द लिविंग वर्ल्ड। आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं जिनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर कैसे उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सब की जो स्टडी है उस स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी मतलब लिविंग वर्ल्ड, एक तरह से स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो लाइफ का मतलब, अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने, दैट व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या? ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि आप किन चीज़ों को लिविंग बोलते हैं। जल्दी से मुझे बोलेंगे अपने आंसर्स कि हम किसी भी चीज़ को लिविंग कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो आपका हो सकता है आंसर ये आए कि लिविंग बींग्स का मतलब है, लिविंग बींग्स क्या शो करते हैं? आप बोलेंगे मैम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन लिख लिया मैंने। और क्या शो करते हैं? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोलेंगे लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और क्या करते हैं? और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन है, और उनके अंदर सेंसेस हैं। इनके अंदर क्या है? सेंसेस हैं। और क्या हो सकता है इनके अंदर? इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, देयर कैन बी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है। और क्या हो सकता है? देयर कैन बी यू कैन से कि सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो वर्क कर रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हमें किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करना पड़े, अगर मैं आपसे बोलूँ डिफाइन कीजिए लिविंग बीइंग्स को, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखने होते हैं? हमें कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर देखने पड़ते हैं लिविंग बीइंग्स के। अगर मैं किसी भी लिविंग को डिफाइन करूँ तो मुझे क्या चाहिए? उसके फीचर्स। ठीक है, तो वो जो फीचर्स होंगे, वो फीचर्स क्या होंगे? दैट कैन बी डिफाइनिंग, और दैट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट। तो डिफाइनिंग फीचर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। ठीक है, ये लिविंग बीइंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लिखें तो क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म। क्या नॉन लिविंग चीज़ें मेटाबॉलिज्म शो करती हैं? शो करती हैं? ठीक है, नहीं करती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल है सारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या एक तरह से डिफाइनिंग कैरेक्टर भी हम देखेंगे कि क्यों हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इनको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? कॉन्शियसनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? कॉन्शियसनेस, राइट। चलो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? दे कैन बी present in living as well as non-living, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेप्शन है इनके अंदर एक्सेप्शंस हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या होंगे? वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर प्रेजेंट विद और विदाउट एक्सेप्शन। मतलब ऐसा कहने का है कि वो फीचर्स हो सकता है आपको लिविंग में भी दिखे, नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिख लूँ तो क्या हो सकती है? ग्रोथ। अब आप बोलेंगे मैम कैसे? तो अभी डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हो सकता है, और क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकती हैं,
देयर कैन बी मूवमेंट। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों शो करें तो हम ये बोल देते हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। और जो डिफाइनिंग फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओनली एंड ओनली इन लिविंग बींग्स, ओके, और देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हमें समझ में आया। लिविंग का मतलब द ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस लाइफ, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ लिविंग का मतलब क्या हुआ, पोजेसेस लाइफ, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या है, लाइफ है। तो लाइफ का पता कैसे लगता है, लाइफ का पता लगेगा ग्रोथ से, आपकी समझ में, रिप्रोडक्शन से, लोकोमोशन से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बोलेंगे यस मैम दिस थिंग इज लिविंग। और जो जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हमारे आसपास होती है, जैसे कि टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, मेरे हाथ में पेन हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। हम क्या करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, ओके। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ के बारे में। हम किसके बारे में ग्रोथ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। क्या होती है बेटा ग्रोथ, क्या होती है ग्रोथ, साइज में बढ़ना। आप बोलेंगे मैम साइज इंक्रीज होना, है ना। तो मैं यहाँ पे दो बातें लिखूं, इंक्रीज इन नंबर, ये भी ग्रोथ है, ठीक है, और इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ये भी क्या है, ग्रोथ है, या मैं मास बोल दूं, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, राइट, ओके। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एग्रीड, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ इज शोन बाय, growth is by cell division. All living organism grow, ठीक है, by how they grow, by cell division, ठीक है, ओके। अब अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं प्लांट्स के अंदर और बात करूं एनिमल्स के अंदर, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सेल डिवीजन इन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, ये जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है द डिवीजन इज कंटिन्यूअस, कैसी है, कंटिन्यूअस। इन प्लांट्स सेल डिवीजन इज कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर क्या है, एक स्टेज पे जाके जो सेल डिवीजन है वो रुक जाती है, ठीक है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके, ठीक है। चलो आगे देखो। तो प्लांट्स जो है अगर उनके अंदर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, इसका मतलब प्लांट्स ग्रोथ शो करते हैं और वो फॉर होल लाइफ ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। और यहाँ पे ग्रोथ कैसी हो जाएगी एनिमल्स के अंदर, दैट इज डिटर्मिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखेंगे, दैट एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज डिटर्मिनेट, मतलब एक स्टेज पे जाके रुक जाती है। दोबारा जब सेल डिवीजन होती है दैट इज फॉर रिपेयरिंग एंड हीलिंग, रिपेयरिंग एंड हीलिंग। और प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रोथ है कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है, ओके। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेल ले रही हूँ मैं, है ना, मैंने लिया एक सेल, आई हैव टेकन दिस सेल। सेल क्या करेगा, पहले ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। पहले ऐसे नहीं कि बस बना और डिवाइड को, थोड़ा सा ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये सेल क्या करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बना देगा, दो सेल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल था, सेल ने ग्रो किया, ग्रो करके सेल डिवाइड किया सेल डिवीजन से, और क्या बन गए, दो सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, नंबर तो बढ़ ही रहा है साथ ही साथ, और सेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। बट व्हाट अबाउट द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चलो डिस्कस करते हैं। हम बात कर लेते हैं सेल ग्रोथ। अगर मैं बात करूं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है, जैसे कि अमीबा की बात कर ले, है ना, एक सेल के ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये एक सेल लिया मैंने, एक सेल ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद ये सीधा इसका नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब नंबर इंक्रीज होना
सेल का नंबर इंक्रीज होना और सेल का साइज इंक्रीज होना, तो दैट इज ग्रोथ, है ना। बट अगर हम बात करें एक तरह से रिप्रोडक्शन की, व्हाट वी हैव कवर्ड, हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की भी जरा सी बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सेल ग्रो करने का मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, बोथ ग्रोथ and reproduction, both growth and reproduction are inclusive event, inclusive event किसके अंदर, in unicellular organism। ठीक है, स्टार करेंगे इस लाइन को। ओके, आगे आ जाओ। what about multicellular organism, what about multicellular organism, in multicellular organism growth and reproduction are exclusive events। अलग अलग हैं दोनों, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आप ये नहीं कह सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम, क्या जो बेबी है पैदा होते ही रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा, नहीं। बेबी होगा, बड़ा होगा, ग्रोथ होगी उसके अंदर, देन वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करेगा, फिर वो रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, दीज आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बट अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, दीज आर द इंक्लूसिव इवेंट्स। तो ये हुई हमारी ग्रोथ की बात। ठीक है, चलो आगे देखो। अब मैं बात अगर आपसे करूं ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स, आपने बोला कि मैम ये सब ग्रोथ लिविंग बींग्स के बारे में हमने बात की, तो फिर हम इस ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों बोल रहे हैं, क्यों हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे। तो भाई ग्रोथ तो देखो कौन शो करता है, माउंटेन्स शो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम माउंटेन्स के माउंटेन्स बहुत सारी शो करती हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम ओके अब हम आते हैं ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग बींग्स, ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स भी, मुझे बींग्स लिखना ही नहीं चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ओके। इनके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, ये मेरे पास क्या है, एक माउंटेन है। ठीक है, पहाड़ों पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। जैसे स्नो का सीज़न आता है, स्नो का सीज़न आता है तो इसके ऊपर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है स्नो का। या कोई रेत का पहाड़ देख लो, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी जमती जाएगी, पहाड़ों का जो माउंटेन्स का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला साइज़ था, अब इसका साइज़ हो गया ये वाला। तो ग्रोथ तो ये भी हो रही है, माउंटेन्स भी ग्रो कर रही हैं। बट क्या हम इसको लिविंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों, ये वाली जो ग्रोथ है दैट इज एक्सटर्नल, बाहर से अक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल। बट अगर मैं लिविंग बींग्स की ग्रोथ की बात करूं तो ये जो सारी ग्रोथ है, क्या ये सेल बाहर से ग्रो कर रहा था, नहीं, ये अंदर से ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स इज इंटरनल। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग जैसे माउंटेन्स हो गई है ना, जैसे कि माउंटेन्स कैसी है ये, एक्सटर्नल, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर मैं इसकी लिविंग की बात करूं, ग्रोथ ऑफ लिविंग्स दैट इज इंटरनल, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ है। एक्सटर्नल और इसको मैं बोल दूं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, और नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसी है, दैट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इतनी बात क्लियर है हमें कि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग बींग्स की कहाँ से है, बाहर से है, लिविंग बींग्स के अंदर से है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कशन किए किसके बारे में, ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक
ठीक है। अब जब नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ है और लिविंग के अंदर भी ग्रोथ है तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो लेट मी राइट इट हियर, ग्रोथ इज नॉट a defining feature. Growth is not a defining feature of living, ठीक है, लिविंग बींग्स। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सेप्शंस के साथ प्रेजेंट है, मतलब नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है। छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे चेक करने के लिए कि हमें कितना समझ में आया। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मैंने आंसर नीचे लिख दिया, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई क्यों हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, ठीक है। चूज करो आंसर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नो, नॉन लिविंग थिंग्स कहाँ से ग्रो करती हैं? बाहर से, अक्यूमुलेशन से ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो करती हैं, ग्रो, बट बाहर से के अंदर से ये मेंशन नहीं है, बट ग्रो करती हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो ग्रो, भले ही वो एक्सटर्नल ग्रोथ दिखा रही हूँ, स्टिल देन दे आर ग्रोइंग। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट। चलिए आगे, ओके, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन हो रहा है, करेंगे जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग? एक्सक्लूसिव वर्ड को पकड़ेंगे, एक्सक्लूसिव। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, मतलब लैब में हो रही हैं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, perception of events happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on the surface as well as internally। जल्दी से आंसर बोलेंगे। Which of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? ठीक है, जल्दी से बोलो। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, जो मास के अंदर इंक्रीज हो रहा है वो अंदर से हो रहा है। कोई भी नॉन लिविंग चीज अंदर से ग्रो नहीं करती है। कौन ग्रो करते हैं? सिर्फ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो, अकर इन विट्रो, ठीक है, ये तो है तो सही, बट एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। परसेप्शन इवेंट्स हैपनिंग इन द, नहीं। इंक्रीज इन द mass by the accumulation of material both on the surface as well as internally, नहीं, ये भी नहीं है। perception of events, ये तो consciousness हो जाएगा बेटा, consciousness, it is also exclusive characteristics, yes। तो इसको, ये इस कैरेक्टर को देखो, हम इनसाइड से, चलो बात हम ये कर रहे हैं सही, बट अगर हम बात करें कि फॉलोइंग ऐसे लिविंग थिंग्स की बात करें तो दिस इज कॉन्शियसनेस, मेमोरी की बात करें, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कुछ परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, तो आंसर इसका होगा क्या? सी, ठीक है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, मास तो बाहर से भी, मतलब जब साइज ग्रोथ होगी तो साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे चले, ओके। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या सिर्फ प्लांट्स में या एनिमल्स में या हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमने अभी भी डिस्कस किया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है उसी को हम क्या मान लेते हैं? रिप्रोडक्शन, कि नंबर उनका इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, नंबर इंक्रीज होना इज रिप्रोडक्शन, राइट। चलो आगे आओ, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, ग्रोथ के बाद हम एक बार डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट अस डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, ये हो गया हमें बहुत अच्छे से क्लियर कि क्यों हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं लेते। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होगी रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? It is the biological process. It is the biological process, ठीक है, to produce their progeny. progeny का मतलब अपने जैसे और बेबीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, to produce their progeny
आप बोलेंगे कि मैम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, ये किसका है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सीन इन लिविंग बींग्स ओनली, लिविंग बींग्स ओनली, ठीक है, लिविंग बींग ओनली। बट ध्यान देते हैं, अभी रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे सामने कितनी तरह की रिप्रोडक्शन है? 2 तरह की रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, फॉर एग्जांपल हम एल्गी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम फंजाई की बात करें, ठीक है, तो एल्गी और फंजाई आपको पता है दे शो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। फंजाई की बात करें तो स्पोर्स भी होते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, एवरीथिंग, मतलब कैसे न कैसे करके रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करो जैसे कि अमीबा की, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय बाइनरी फिशन, ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। और क्या क्या है? अगर हम बात करें प्लेनेरिया जैसे फ्लैट वॉर्म्स की, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रीजनरेशन इन फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। तो सब ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें प्रोटोनीमा इन मॉसिस, है ना, प्रोटोनीमा इन मॉसिस हो गया। और क्या क्या, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे सब के सब रिप्रोड्यूस करते हैं। बट व्हाट अबाउट, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखता है। बट व्हाट अबाउट इनफर्टाइल कपल्स, ये क्या हो गई? एक्सेप्शन। हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सेप्शन। इनफर्टाइल कपल्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। और किसके अंदर नहीं होता? मेल हनी बी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। मेल हनी बी जैसे दैट इज नॉट फर्टाइल। म्यूल खच्चर, है ना, इट इज स्टेराइल। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर बहुत सारे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ड्यू टू एनी रीज़न। तो क्या हम उनको लिविंग नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्या हम हनी बी के जो मेल ड्रोन्स है क्या हम उनको लिविंग बींग्स नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। म्यूल को लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस आ गई, मान लिया बहुत सारे के लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं रिप्रोडक्शन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट दैट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? एक्सेप्शंस आ गई, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर रहे। तो बड़े इसको स्टार करके लिखेंगे, रिप्रोडक्शन is not a defining feature. Reproduction is not a defining property, ठीक है, is not a defining property। तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, एक बार मेटाबॉलिज्म को और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in living organism, in living beings, ठीक है। कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है? सिंथेसिस। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है? सिंथेसिस। देयर इज सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस या बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो बनते रहते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के अंदर देयर इज ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकडाउन
है ना, जैसे कि रेस्पिरेशन में ले लो, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। बट क्या हम ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम अगर हम बाहर कराएं, अगर हम इनको इन विट्रो कराएं, अगर इन रिएक्शंस को हम इन विट्रो कराते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, देखो कोई भी नॉन लिविंग चीज ना मेटाबॉलिज्म नहीं शो करती है। मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स शो करती हैं, राइट। बट अब आप बोलेंगे कि मैम बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिनको हम लैब्स के अंदर भी करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एक क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली, मैंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, मिल्क ऐड कर दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क ऐड कर, वट एवर कोई मैंने सोल्यूशन ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल चलो मिल्क ऐड कर दिया, मैंने मिल्क ऐड किया, ठीक है। इस मिल्क के अंदर एक शुगर होती है, हमें पता है, लैक्टोज। तो अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एंजाइम भी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एंजाइम। कौन सा? लैक्टेज। तो अभी लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, राइट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो मतलब ये रिएक्शन हम आउटसाइड द बॉडी भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। नॉन लिविंग के अंदर कहीं भी मेटाबॉलिज्म नहीं दिखता हमें, बट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट, दीज आर द लिविंग रिएक्शंस, नॉट लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस विट्रो आर लिविंग बट नॉट लिविंग थिंग्स। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब आप ऐसा करो सिंपल, फॉर एग्जांपल यू हैव वन माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो मैं कुछ रिएक्शंस की बात करूं, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस जो है चलती रहती हैं, ये तो आपको पता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है, जो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, ठीक है। तो आप एक काम करो, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से आप ये वाली रिएक्शंस करवा के दिखा दो, नहीं करवा पाओगे। तो इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, देयर इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, ये बहुत सारे प्रोसेसेस का कोऑर्डिनेशन है। आप किसी भी तरह से वो डाइजेशन करवा के दिखा दो, नहीं करवा सकते हो सेल बॉडी के बाहर। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो यस, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आई एम मेकिंग इट अ स्टार हियर। क्या है ये? दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, राइट? चलो, इसका मतलब हमने देखा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे आओ एक बार। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एक तरह से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। क्या ये है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? बताओ। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, इसको मैं वर्ड लिख दूं एक, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाई हैं उनको रिस्पोंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी जानवर ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, अगर आप उनकी तरफ किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भागेंगी। मतलब उनको पता है कि खतरा है तो हमें अपने आप को बचाना है, मतलब क्या कर रहे हैं, स्टिमुलाई को रिस्पोंड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? स्टिमुलाई की बात कर रही हूँ मैं, है ना। स्टिमुलाई रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, ऐसा लिखो, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, दैट इज शोन बाय ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई,
रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो मैं प्लांट्स की बात करूँ, आप कहेंगे मैम प्लांट्स थोड़ा ना भागेंगे, प्लांट्स भागेंगे नहीं, बट अगर आप माइमोजा प्यूडिका है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया, टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट कौन सा प्लांट है, कौन सा प्लांट है 10th में आप पढ़ के आए हैं, दैट इज माइमोजा प्यूडिका। छुई मुई, छुई मुई का पौधे को जाके टच करोगे आप तो क्या होगा, बेचारा श्रिंक कर जाएगा। तो उसने भी रिस्पॉन्ड तो किया ना स्टिमुलाई को। रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, रूट्स क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, कहाँ पे ग्रो कर रही हैं, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स अर्थ कह लो या टूवर्ड्स ग्रेविटी कह लो, ठीक है, ओके। ऐसी शूट है, शूट ग्रो करती है, क्या शो करती है, फोटो पीरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब बहुत सारे स्टिमुलाई हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग्स। अगर मैं स्टिमुलाई की बात करूं, अगर मैं स्टिमुलाई की बात करूं तो कितने तरह के स्टिमुलाई हैं हमारे पास, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल में आप ले लो, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, लाइट इज अ स्टिमुलस, यस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजन उनको इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स का फोटो पीरियोडिज्म, डे और नाइट की लेंथ वेरी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं। लाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द फिजिकल स्टिमुलाई। ग्रेविटी हो गया। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो केमिकल में मतलब कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो सबकी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स है जिनको वो हैंडल कर पा रहे हैं। या पोलन ग्रेन की जो ग्रोथ है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रो करती है ना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ किसको रिस्पॉन्स दे रही है, किसको कौन सा स्टिमुलस है, दैट इज केमिकल। जो स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करेगी तो पोलन ट्यूब ग्रो, पोलन ट्यूब क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है यहाँ से कुछ सोल्यूशन को, कुछ केमिकल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन भी किसको रिस्पॉन्ड कर रही है, कुछ केमिकल्स को। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लाइकन्स की, अगर मैं बात करूँ लाइकन्स की, लाइकन्स मतलब किसका कॉम्बिनेशन है, एल्गी और फंजाई का, एल्गी और फंजाई का, ठीक है। तो एल्गी ये जो लाइकन का कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट्स, सेंसिटिव टू सल्फर पॉल्यूटेंट्स, है ना, जहाँ सल्फर ज़्यादा होता है, सल्फर पॉल्यूटेंट्स, राइट। चलो, तो इस तरह से जितने भी स्टिमुलाई हैं उन सब स्टिमुलाई को लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। चलो, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस टू देयर सराउंडिंग्स। उनको पता है, जैसे हम अपनी कोई भी, हमें लगता है कि समथिंग इज कमिंग टू अटैक अस, तो हमारी आंखों की जो आई लैशेज है वो भी ब्लिंक करती हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत सब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह से अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर सराउंडिंग, दैट इज नोन एज, दे आर अवेयर है वो, दैट इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। तो आगे आओ, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि एक सेकेंड, लेट अस टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। यहाँ आ जाओ, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियसनेस सब ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस है सराउंडिंग को लेके, बट ह्यूमंस के अंदर अपनी हर चीज़ को लेके दे आर सेल्फ कॉन्शियस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई भी, जितने भी डॉग है, कैट है, जो भी जानवर है ना, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ वी आर लुकिंग, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, पर नो डाउट अपनी सेफ्टी को लेके वो कॉन्शियस है। उनके अंदर अवेयरनेस है अपनी सराउंडिंग को लेके कि अगर कोई हमें अटैक करेगा तो हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। बट ह्यूमन्स के केस में
दे आर सेल्फ कॉन्शियस। तो आप बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस द प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होती है, दैट वी ह्यूमंस आर कॉन्शियस अबाउट अवर अपीयरेंस, अबाउट अवर लुक्स, हाउ वी सिट, हाउ वी ईट, एवरीथिंग मैटर्स अस। ठीक है, तो दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो एक बार देखेंगे, दोबारा से आएंगे स्लाइड पे, कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? क्या वो ह्यूमन बीइंग से टाइगर है, लायन है? तो मैंने आंसर अभी हमने आंसर को चेक किया है, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल अबाउट द विच ह्यूमन बीइंग्स आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो एक रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भी कर लेते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस, बोलो। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं दे टेक प्लेस इन विट्रो, इन विवो। इन विट्रो मतलब लैब में, आर्टिफिशियल कंडीशन में, इन विवो हो गया नेचुरल कंडीशंस में। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, दोनों जगह हो सकती हैं। बट जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। बट यहाँ पे बात हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे आर लिविंग रिएक्शंस, दे कैन अकर इन विट्रो एंड इन विवो ऑल्सो। दैट इज आंसर इज सी। ठीक है, हो गया ये, ओके। अब देखो एक बार, तो अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने ये देखा ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमें वहां पे क्या मिला? एक्सेप्शंस मिले। ठीक है, ओके। हमने देखा कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। बट अब एक बात थोड़ी सी मुझे बताओ, कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं, हमने बोला बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट कोमा पेशेंट्स? कोमा पेशेंट्स के बारे में क्या बोलेंगे? क्या कोमा पेशेंट जिनका ब्रेन डेड है, जिनका ब्रेन डेड है, क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं? कॉन्शियसनेस की बात करूं, यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं किसको? कोमा पेशेंट्स को। एक बार कोमा पेशेंट्स, ठीक है। तो कोमा पेशेंट जिनका कि ब्रेन डेड है, डेड ब्रेन है, तो इनको हम क्या बोले? ये तो कॉन्शियसनेस नहीं है इनके अंदर, क्योंकि ब्रेन से ही हम अवेयरनेस अपनी शो करते हैं। तो इनका तो ब्रेन डेड है, तो क्या हम इनको नॉन लिविंग बोल दें? क्या हम इनको नॉन लिविंग बोल दें? तो बेसिकली क्या है, कॉन्शियसनेस जो है एक बहुत ही ऑब्वियस और एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। ठीक है, अगर हम कोमा पेशेंट की बात करें, नो डाउट उनका ब्रेन डेड है, बट स्टिल देन दे आर अलाइव। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाहर से दी गई जितनी भी मेडिसिन है। सिर्फ ब्रेन डेड है, ब्रेन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट दे आर लिविंग बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर सराउंडिंग। का मतलब यहाँ पे क्या है? मेडिसिन को, बहुत सारे केमिकल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो वर्क कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कोमा पेशेंट्स को भी हम क्या लेते हैं? लिविंग। बट येस, नो डाउट कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस किसको बोलेंगे? ओनली ह्यूमंस को। ठीक है, अच्छा। अब ये जो हमने जितनी भी बातें की, According to NCERT line, let us see whatever NCERT is trying to explain. कहते हैं जितने भी phenomenons हैं, these are all due to underlying interactions. Underlying interaction, पूरी की पूरी बॉडी सेल की बनी है, ठीक है। सेल मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें हमें पता है। बट अब एक बात बताओ, जो सेल की प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी टिश्यू के अंदर भी मिलेंगी? क्या वो प्रॉपर्टी टिश्यू के अंदर भी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। टिश्यूज अलग काम करेंगे। क्या जो टिश्यू की प्रॉपर्टी वो ऑर्गन में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो सबके बीच में ना एक कोऑर्डिनेशन है, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनेल्स, सारी ऑर्गेनेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है सब वर्क करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एपिथेलियल सेल की बात करूं, एक सेल की बात करो जो एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है, तो क्या वो अकेला सेल प्रोटेक्शन का काम करेगा? नहीं करेगा। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे तब वो एपिथेलियल टिश्यू बनेगा जिसका काम है प्रोटेक्शन करना, कवरिंग करना, ठीक है। बट अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि बहुत सारे सेल्स के बीच में आपस में क्या हो रहा है? इंटरेक्शंस, राइट। चलो
properties of cellular organizations are not present in molecular constituents of cell organelles. For example, वही वाला एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी ऑर्गेनेल ली, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया लिया, क्लोरोप्लास्ट लिया, ठीक है, आपको पता है बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है, आप ले लो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और करवा लो सारी रिएक्शन, नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, और वो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो इंटरेक्शन है, वो एक लिविंग को लिविंग बनाता है, ना कि सिर्फ ये केमिकल्स। ओनली केमिकल्स नहीं लिविंग बना रहे हैं, इनके बीच में जो आप ऐसा मान लो कि पूरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो सोल है, ठीक है, दैट इज अंडरलाइंग इंटरेक्शन, वो जो सोल है वो एक लिविंग को लिविंग बना रही है, ठीक है। सोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, सोल का मतलब है यहाँ पे जो आपस में कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शंस हैं। तो इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन द एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें एक इंडिविजुअल की, ठहरो इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करें एक इंडिविजुअल की, ठीक है, एक इंडिविजुअल का क्या होता है, जेंडर होता है उसका, है ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं एक इंडिविजुअल की। बट जब हम एक बात करें पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन के अंदर हम कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल की, तो हम क्या बोलते हैं, इज इट अ मेल और फीमेल, बर्थ होता है इंडिविजुअल का, दैट इज नॉट रेट, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेथ होती है, एवरीथिंग। तो ये जो प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टीज पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रही है? नहीं। तो मतलब जो पॉपुलेशन बनाने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। और यही लाइनें एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जितने भी इंटरेक्शंस है दीज रिजल्ट्स इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है। एंड देयरफॉर वी कैन से कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, सेल्फ रेगुलेटिंग है और इंटरएक्टिव सिस्टम है, खुद ही कंट्रोल करने वाला पूरा इंटरैक्शंस वाला सिस्टम है, दैट इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो विदाउट एनी एक्सेप्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉन लिविंग के अंदर भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए हम उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते लिविंग बींग्स को। तो सारी अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के बाद हमारे सामने क्या कंसेप्ट आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरएक्टिव सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास है, तो उनके अंदर एक बहुत सारी वैरायटी हमें दिखने को मिलती है। तो इतनी सारी डाइवर्स वैरायटी, और उनको हम कैसे स्टडी करें, उनको हम कैसे क्लासीफाई करें, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद हम करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद आवर। तो इसी के साथ ही आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। हमें समझ में आया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, एंड इट्स द टाइम टू से थैंक यू। बट याद रखेंगे ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल, ठीक है। तो विद दिस टाटा बाय बाय।